नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एक खास सीरीज स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम लोग आप लोगों को 5 क्वेश्चंस कराते हैं और वो 5 क्वेश्चंस के जरिए हम लोग आप लोगों को 5 टॉपिक्स या कह लीजिए 5 कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को पढ़ा देते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने जितने वीडियोस देख चुके हैं उस बेसिस पे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, आपके लिए वो कितना हेल्पफुल हो रहा है, और उसमें आपको अगर कुछ सजेशन देना हो, कुछ आपको अच्छा बुरा कहना हो, वो भी आप बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपसे केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे जो बेस्ड होंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहली बात कि जो भी क्वेश्चंस हैं ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपके लिए बात ये है कि बीएचयू वर्ल्ड कुछ कोर्सेज को लेकर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है, जिसमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी नर्सिंग, बीए आर्ट सोशल, बीए एलएलबी, एलएलबी, इन सभी कोर्सेज की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कैसे ज्वाइन करें, क्या प्रोसेस है, सब कुछ आपको एक वीडियो में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें थी और आप कॉपी पेन लेकर स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ। 5 अच्छे दमदार बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं और ये क्वेश्चंस बीएससी एजी, मैथ, बायो, नर्सिंग सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री तो आपका सब में आता है। ठीक है, और मैं जो भी क्वेश्चंस करूंगा सारे स्टैंडर्ड और अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो इस टाइप का ही आएगा। ठीक है, तो चलिए पेपर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका केमिकल काइनेटिक्स का है। क्वेश्चन कहता है कि आपका एक रिएक्शन मैकेनिज्म प्रपोज की गई, जिसमें रिएक्शन किसका है, NO विथ Br2 टू फॉर्म द NOBr, मतलब NO की रिएक्शन विथ Br2 और टू फॉर्म NOBr2। तो NOBr2 को बनाने के लिए NO और मतलब रिएक्शन किया गया NO का Br2 के साथ टू फॉर्म द NOBr2, उसके लिए एक मैकेनिज्म दी गई है। मैकेनिज्म दी गई है, फिर आगे क्या बात कहती हूं मैं बताता हूं। पहले मैकेनिज्म लिख देता हूं। मैकेनिज्म है NO प्लस Br2 गिव्स आउट NOBr2। ठीक है, और NOBr2 प्लस NO गिव्स आउट ट्वाइस ऑफ NOBr। ठीक है, तो NO की रिएक्शन Br2 के साथ टू फॉर्म द NOBr2, ये मैकेनिज्म प्रपोज की गई और कहता है कि जो आपका ये आपका पहला स्टेप है और ये आपका सेकंड स्टेप है। बताता है कि जो आपका सेकंड स्टेप है वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, सेकंड स्टेप कैसा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो आपको बताना है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO। ठीक है, NO के रिस्पेक्ट में आपको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले चीज जान लीजिए, जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और रेट कभी कभी ऐसा भी होगा आपको दे देगा कि आपका सेकंड स्टेप स्लोएस्ट स्टेप है। एक बात जानते रहिएगा कि स्लोएस्ट स्टेप ही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। स्लोएस्ट स्टेप जो होता है यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो कभी कभी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ना देके स्लोएस्ट स्टेप दे देते हैं। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब हम लोग इसी स्टेप से रेट को लिखेंगे। तो रेट कैसे लिखेंगे, रेट कांस्टेंट इनटू क्या हो जाता है, इसके रिएक्टेंट जो होते हैं उनका कंसंट्रेशन लिख लीजिए, और जो स्टोइकियोमेट्री हो उसको पावर पे चढ़ा दीजिए 1 है, और NO पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 1 है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 1 1 जैसा आप चाहें। ठीक है, लेकिन रिएक्शन हमारी किसकी हो रही है, NO और Br2 की। ठीक है, तो जो आपका फाइनल रेट होगा वो तो इन्हीं के टर्म्स में होगा ना। अरे भाई, जिसकी रिएक्शन हो रही है उनका जो रेट का एक्सप्रेशन होगा वो उन्हीं के रिएक्टेंट्स के टर्म में होगा ना, NO और Br2 के टर्म में। तो यहां पर NO के टर्म में तो है, लेकिन NOBr2 नहीं होना चाहिए, मतलब हमें NOBr2 जो है वो हटाना है यहां से, तभी आगे हम लिख पाएंगे इसको। अब NOBr2 आप कैसे हटाओगे, उसके लिए इन्होंने पहले स्टेप में कुछ दिया है। वो क्या दिया है, इक्विलिब्रियम दिया है। ठीक है, तो आप क्या करो, यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखने की कोशिश करो। ठीक है, K1 मैं उसको लिख देता हूं, या K डैश लिख दीजिए।
K डैश कैसे लिखोगे, NOBr2 का कंसंट्रेशन अपॉन NO और Br2, ठीक है। तो यहां से NOBr2 का कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, K डैश इंटू NO इंटू Br2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इस NOBr2 की जो वैल्यू हो वो इसमें रख दीजिए, K डैश NO Br2 और NO, तो NO क्या हो जाएगा आपका, और K इंटू K डैश दोनों कांस्टेंट है, तो एक नया कांस्टेंट K1 ले लेता हूं, तो NO स्क्वायर और Br2 बन जाएगा। ये हो गया आपका फाइनल रेट। देखिए मैं आपको बताता हूं, इसने क्वेश्चन क्या पूछा, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO, ठीक। ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते हैं बताइए, ऑर्डर हम लोग निकालते हैं कि जो आपका रेट एक्सप्रेशन होगा, उस रेट एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन की पावर होगी, जैसे यहां पर NO के रिस्पेक्ट में पूछ रहा था, तो ये जो पावर होती है यही हमारा क्या हो जाता है, ऑर्डर इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहां पर जैसे ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। आप कहोगे कि सर तो रेट एक्सप्रेशन, आपको ये भी बता दूं मैं, ऑर्डर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, ठीक। हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन से निकालते हैं वो ठीक है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं उसमें, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें क्या होता है कि मोर देन 1 स्टेप रिएक्शन होती है, जैसे यहां पर है मोर देन 1 स्टेप रिएक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो हम लोग ऑर्डर निकालते हैं, उसमें ऑर्डर निकालने का तरीका दूसरा होता है। उसमें क्या होता है कि जो स्टेप आपका स्लोएस्ट स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, मतलब हम लोग रेट लॉ का एक्सप्रेशन उसी स्टेप से लिखते हैं, उसी से मैंने रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिख दिया। तो यहां पर बात आएगी कि सर जो NO का कंसंट्रेशन होगा वही उसका ऑर्डर हो जाना चाहिए था, लेकिन आप ये भी तो ध्यान दो कि आप में क्या ये होना चाहिए था, NOBr2 कैसे हो सकता है, रिएक्शन जब NO और Br2 की हो रही है और NOBr2 तो बन रहा है, तो NOBr2 तो हो ही नहीं सकता था, मतलब NOBr2 को मुझे हटाना है। मैंने हटाने के लिए बुद्धि लगाया कि इसने इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिया है इसको, तो मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज करते हुए यहां पर लेके आया, और यहां पर देखिए फाइनल NO और Br2 ही आया, ठीक है। बात समझ गए मेरी, समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक। तो ये सब बातें थी यहां पर कि कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मोर देन 1 स्टेप रिएक्शन होगा, स्लोएस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, उससे आप रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिख लीजिएगा, लेकिन वहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन आप लिख लेंगे वो ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो भी रिएक्टेंट लिख रहे हैं वो फाइनल आपका जो भी अब NO और Br2 मिल रहे हैं तो NO और Br2 ही होना चाहिए ना, NO Br2 तो प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो हो नहीं सकता, तो उसको हटाने के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन देगी, और वो कंडीशन इसी तरीके की मिलेगी इक्विलिब्रियम वाली, और वहां उसको आप लगाकर ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं पेपर में आपके, आप बस इतना ध्यान दीजिएगा जब आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख रहे हैं जिस भी स्लोएस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से, तो वो जो आपका मेन रिएक्शन है, जैसा मेन रिएक्शन NO प्लस Br2 NO Br2 था, उस मेन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं उन्हीं के टर्म में होना चाहिए ना, उसमें कोई नया टर्म नहीं आ जाना चाहिए, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके आयनिक इक्विलिब्रियम से है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इस टाइप क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में आता है, कहता है कि CaOH का होल ट्वाइस, इसकी सॉल्युबिलिटी दी गई है S मोल लीटर इनवर्स। आपको क्या बताना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP बताना है। KSP निकालना है आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले मैं आपको थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूं। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, आप कभी भी किसी एक स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट को ले लीजिए, उसको आपको क्या करना है, उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है मैक्सिमम डिसॉल्व करना, ठीक है, मैक्सिमम डिसॉल्व करना, जितना वो डिसॉल्व हो सके।
और सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि अगर उसके बाद आप कुछ भी ऐड करोगे तो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट आपको क्या करना है, स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट का डिसॉल्व करके एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेना है। तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा उसका जो कंसंट्रेशन होगा उसी को हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। कहने का क्या मतलब हो गया कि जैसे आप CaOH का होल ट्वाइस, ये एक आपका स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इस सॉल्ट का आपने, इस सॉल्ट को क्या किया, पहले आपने मैक्सिमम डिसॉल्व करके एक सोल्यूशन बनाया, मैक्सिमम डिसॉल्व करके, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। वही जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना उसी का कंसंट्रेशन है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, सॉल्युबिलिटी कह रहे हैं, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कुछ नहीं, एक तरीके का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक है। जैसे आपका CaOH का होल ट्वाइस है, ये क्या था, आपका सॉलिड था, और ये सबसे पहले एक्वस में कन्वर्ट होगा जब आप पानी में डालोगे, और मैंने कहा मैक्सिमम डिसॉल्व कर जाए। डिसॉल्व कब करेगा, जब दोनों आयंस अलग अलग होंगे और वो आपके स्टेबलाइज्ड होंगे। तो Ca2+, और मैं मान रहा हूं मैक्सिमम डिसॉल्व कर रहे हैं तो दोनों सेपरेट हो जा रहे हैं, तो एक्वस फॉर्म में आ जाएंगे अब, ठीक है। OH का ट्वाइस ऑफ OH माइनस ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो Ksp एक तरीके का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है तो आप लिख लीजिए कैसे एक्सप्रेशन लिखेंगे, Ca2+ का कंसंट्रेशन OH माइनस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर, और नीचे CaOH का होल ट्वाइस का कंसंट्रेशन होगा। लेकिन हम लोग बताते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जो सॉलिड होता है उसके कंसंट्रेशन को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में, ठीक है, तो उसको रखेंगे नहीं, ये आ जाएगा। अब देखिए ये आपका Ksp आ जाएगा, ठीक। अब अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी क्या होगी, S, और इसकी क्या होगी, 2S होगी, क्योंकि मैंने माना है कि मैक्सिमम डिसॉल्व मैंने किया है, ठीक है। तो अगर इसकी S है तो इसकी S होगी और इसकी 2S हो जाएगी, क्योंकि यहां पर 2 है ना, तो 2S हो जाएगी। इसमें सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है कि ये टूटता कैसे है। उसके लिए मैंने बताया था आपको तरीका, जो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन किया था जिस वीडियो में, कि आप क्या करिए, इसको इधर कर दीजिए और इसका वाला चार्ज इधर कर दीजिए, और बस बैलेंस कर लीजिए कि Ca2+ और ट्वाइस ऑफ OH माइनस, अगर 2 पॉजिटिव आ चुका है तो 2 निगेटिव भी आना चाहिए, उस तरीके से, ठीक है। तो Ksp क्या हो जाएगा, S इंटू 2S का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4S³ आ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर वो दे देता Al2SO4 का होल थ्राइस, तो क्या करते बताइए, अगर वो Al2SO4 का होल थ्राइस दे देता तब क्या करते, ये कैसे टूटेगा आपका, देखिए पहले Al3+ और प्लस SO4 2-, इस तरीके से आप ब्रेक कर लीजिए, इसको इधर कर दीजिए, ठीक। Al3+ SO4 2-। अगर इधर न्यूट्रल है तो इधर भी न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 पॉजिटिव चार्ज, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 नेगेटिव चार्ज, बैलेंस हो गया। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी 2S, इसकी 3S हो जाएगी। Ksp क्या हो जाएगा आपका, 2S का स्क्वायर और 3S का क्यूब, सॉल्व कर लीजिए जितना भी आ जाए, ठीक। ये होता है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का Ksp का कॉन्सेप्ट। सॉल्युबिलिटी जानते रहिएगा क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कहते हैं हम लोग, स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, बात करते हैं हम लोग अगले 3 क्वेश्चंस की और इसमें हम लोग बात करेंगे, अगला क्वेश्चन जो है आपका 3rd, वो क्या है, पहले मैं 2 ऑर्गेनिक का ले लेता हूं, 2 इसके बाद 1 इनऑर्गेनिक का ले लूंगा। ऑर्गेनिक का क्या क्वेश्चन है आपका, कहता है OMe यहां पर है और यहां पर क्या है आपका NMe2 है, और यहां पर क्या लग रहा है आपका इलेक्ट्रोफाइल। कह रहा है कि बताइए यहां पर A है, यहां पर B है, आपको ये बताना है कि A ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन A, A इज इक्वल टू B, और यहां पर नन, ठीक है। ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है
वो ए पोजीशन पर होगा या बी पोजीशन पर होगा, ये बताना है आपको। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है। तो ये कहां पर अटैक करना चाहेगा, ये वहां पर अटैक करना चाहिए। देखिए क्या होता है, मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होता है। मतलब क्या होता है, अपोजिट को एक दूसरे को प्यार करते हैं, ठीक है। अब आप लोग शुभ मंगल ज्यादा सावधान का एग्जाम्पल मत दे दीजिएगा, ठीक है। देखिए नेचर में जो कॉमन एग्जिस्ट कर रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर क्या, इलेक्ट्रोफाइल वहां पर अटैक करेगा जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद होगी। कहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है ये हमें पता करना है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर ज्यादा मौजूद होगी, ये दोनों ग्रुप जो होंगे, ये दोनों ग्रुप कैसे हैं आपके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, प्लस एम के थ्रू डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको ये पता करना है कि दोनों में, ए और बी में, दोनों में इलेक्ट्रॉनिकली रिच कौन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिकली रिच वो ज्यादा होगा जिसमें ये वाला ग्रुप जो होगा वो ज्यादा डोनेटिंग होगा। मतलब अगर हम बात करें इसके प्लस एम की, तो ये प्लस एम के थ्रू डोनेट कर रहा है, तो OMe और NMe2, जिसका प्लस एम ज्यादा होगा, जिसका प्लस एम ज्यादा होगा वो ज्यादा डोनेट करेगा। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी ज्यादा होगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भी ज्यादा होगा, ठीक है। क्या कहा मैंने कि अगर आपका, हाँ मान लीजिए इसको मैं जी ग्रुप कहता हूं, ठीक है। तो जी ग्रुप मान लीजिए अगर आपका प्लस एम वाला है, तो मैं यहां पर क्या कहूंगा कि मोर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी ज्यादा होगा। तो डिपेंड करता है कि प्लस एम किसका ज्यादा होगा, OMe का या NMe2 का। तो पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट मैं आपको बताऊं तो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है कि आपका मेसोमेरिक इफेक्ट होता है कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप का, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का बिहेवियर क्या है टूवर्ड्स द पाई बॉन्ड, ठीक है, टूवर्ड्स द पाई बॉन्ड, कि ये क्या करता है, ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या पाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ठीक है। क्या कहा मैंने, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट होता है कि फंक्शनल ग्रुप का बिहेवियर कैसा है टूवर्ड्स ए पाई बॉन्ड, ठीक है। कोई भी यहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप होगा, उसका बिहेवियर कैसा है टूवर्ड्स दी पाई बॉन्ड। दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या तो पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, और या तो पाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉयर होगा, पाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अगर पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो सीधी सी बात है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर प्रेजेंट होगा, तभी कर पाएगा वो, उसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। और इनको हम लोग कहते हैं प्लस एम, इनको कहते हैं हम लोग माइनस एम, ठीक है। डबल बॉन्ड, ठीक है। क्या कहा मैंने, रिएक्ट, आप इसका कह सकते हो बिहेवियर फंक्शनल ग्रुप का, या इसकी रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दी डबल बॉन्ड कैसी है, ठीक, ये बात है। तो बात आती है कि प्लस एम किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, यही तो बात हम कर रहे हैं ना। तो सीधी सी बात है कि प्लस एम कौन है, जो कि क्या कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, ठीक। तो ज्यादा वही होंगे जो आसानी से डोनेट कर लें, ज्यादा उन्हीं का प्लस एम होगा जो आसानी से डोनेट कर लें। देखिए इसमें हम लोग 4 फैक्टर्स पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस सेंस में होती है मैं आपको वो बता दूं। जैसे कि मान लीजिए है आपका C डबल बॉन्ड C NMe2 है और C डबल बॉन्ड C P, मान लीजिए PMe2 है, ठीक है। अब यहां पर ए भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है और ए भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर आप ध्यान देंगे तो ए भी 2p का है, ए भी 2p का है, लेकिन ये आपका 3p का है, ये 2p का है। तो 2p में ओवरलैपिंग क्या होती है, ज्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू 3p 2p। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर डोनेशन आसान होगा। मैंने क्या कहा,
प्लस एम कौन होते हैं? जो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो जितना अच्छा डोनेशन होगा, जितना आसानी से डोनेशन होगा, उतना प्लस एम ज्यादा होगा। तो प्लस एम किसका ज्यादा हो जाएगा? इसका हो जाएगा। मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या हो? सेम सेम की। जैसे अगर 2p 2p की हो रही है, 3p 3p की हो रही है, तो वहां पर आपकी ओवरलैपिंग क्या हो जाती है? मतलब वहां पर क्या हो जाएगा? आपका डोनेशन आसान हो जाएगा, प्लस एम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अगला चीज होता है हमारा एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन आसानी से, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसानी से डोनेट नहीं करते हैं अपनी। क्यों? क्योंकि भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को होल्ड करके बैठा रहेगा, वो देने नहीं देगा। ठीक है। तो वही केस यहां पर है। OMe है और NMe2 है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर है, इसको पकड़ के बैठे रहेगा, कहेगा मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेरे पास रहने दो, आसानी से देगा नहीं। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देने देगा अपने आप को। ठीक है। तो यहां पर डोनेशन आसान है, इसलिए प्लस एम इसका ज्यादा होगा। इसका प्लस एम ज्यादा, इसका डोनेशन ज्यादा। डोनेशन ज्यादा होगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ज्यादा हो जाएगा। तो A ग्रेटर देन आपका B आ जाएगा। वही आंसर आपका दिया भी गया है। ठीक है। और तीसरा केस क्या होता है? तीसरा होता है हमारा एक्सटेंट ऑफ, मतलब तीसरा होता है हमारा क्रॉस कंजुगेशन वाली कॉन्सेप्ट। ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। एग्जांपल है आपका, मान लीजिए कि OAC और क्या है आपका OMe। ठीक है। इन दोनों में प्लस एम किसका ज्यादा होगा? OAC का मतलब समझ रहे हैं क्या है? नहीं समझ रहे हैं? बताता हूं। ये है आपका, ठीक है। OAC आपका क्या है? ये है, ठीक, यही है ना आपका, ठीक। तो OAC में क्या हो रहा है आपका? क्रॉस कंजुगेशन। मैंने क्या कहा? क्रॉस कंजुगेशन। जहां पर क्रॉस कंजुगेशन होगा, जैसे यहां पर देखिए OMe, यहां पर लोन पेयर क्या है? सीधा सीधा इसको डोनेट करना है, लेकिन ये लोन पेयर क्या है? ये कंजुगेशन में भी इन्वॉल्व है। ऐसे ही आपका होता है NHCOCH3 वाला। देखिए अभी मुझे याद आ गया, NMe2 वाला ले लीजिए कॉन्सेप्ट, NMe2। अब यहां पर देखिए, यहां पर लोन पेयर बेशक इसके पास है, लेकिन ये लोन पेयर इधर भी घुसा हुआ है, तो ये इसका जो डोनेशन की टेंडेंसी होगी वो कम हो जाएगी। इसकी डोनेशन आसान है तो इसका प्लस एम ज्यादा हो जाएगा। सेम यहां पर भी है, यहां पर क्या हो जाएगा आपका? इसका डोनेशन आसान हो जाएगा। मतलब जहां पर क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है, मतलब इस तरीके से कि ये इधर भी दे रहा है, ठीक है, मतलब डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो इसका डोनेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कई वीडियो में ये बात बता चुका हूं कि इसके पास है तो पाई इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या है कि ये दे नहीं पा रहा है। क्यों? उसका रीजन यही है क्योंकि ये डीलोकलाइज्ड है, ठीक है, रेजोनेंस इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अगर कंजुगेशन आ जाएगा तब भी आपकी डोनेशन जो होगी वीक हो जाएगी, तब आपका प्लस एम उसका कम हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं 3 फैक्टर्स पे हमारा प्लस एम का ऑर्डर डिपेंड करता है। फिलहाल आपका जो क्वेश्चन दिया गया था उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 चीज मैंने बताया, एक तो आपका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, दूसरा एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा क्रॉस कंजुगेशन, ठीक है। क्रॉस कंजुगेशन मतलब किसी डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया है तो उसको आप आसानी से डोनेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जितना आसानी से डोनेशन होगा उतना ज्यादा प्लस एम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिस बता दिया कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आसानी से डोनेट करेगा, ठीक है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पकड़ के बैठा रहेगा, देना नहीं चाहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन में आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या दिया गया आपको? एक मिनट, स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बताना है इन तीनों में।
यार अपने आप से थोड़ा बेंजीन इंजीन बना लेना, क्योंकि मेरा थोड़ा सा तो दाएं बाएं हो रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको साफ साफ दिख रहा है कि तीनों क्या है, एल्कीन है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होती क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो होता है वो हम लोग हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे क्या करते हैं, हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे हम लोग एल्कीन की स्टेबिलिटी बताते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, मोर हाइपर कंजुगेशन मोर विल बी द, वो एल्कीन जो होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। और हाइपर कंजुगेशन देखेंगे कैसे, यहां पर सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी एल्कीन हो गया, इससे जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन होगा वो क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा, उससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो वही आपको काउंट करने हैं यहां पर। तो सी डबल बॉन्ड सी अल्फा कार्बन, ये अल्फा ए बी है, अल्फा ए बी, अल्फा ए बी है। सी डबल बॉन्ड सी से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा 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 अल्फा, तो मेरे हिसाब से यहां पर 8 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर देख लीजिए ए बी अल्फा, ए बी अल्फा, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। और यहां पर देख लीजिए अल्फा अल्फा अल्फा, और है कहीं पर सी डबल बॉन्ड सी से आपका अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर कितने हैं, 2 2 4 1 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले पर ये आ जाएगा आपका, दैट इज द ए के बाद सी एंड सी के बाद बी, कोई दिक्कत। तो हाइपर कंजुगेशन का रोल बहुत सारे होते हैं। हाइपर कंजुगेशन से हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, एल्कीन की स्टेबिलिटी और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताते हैं। अब ये भी याद कर लीजिए आप, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। हो सकता है आपसे वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर पूछ ले स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ना देकर। तो हाइपर कंजुगेशन 4 जगह यूज हो सकता है आपका, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, एल्कीन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, 4 जगह आप यूज कर सकते हो और सब में वही करना है। ठीक है, क्या जो मैंने बताया कि अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखना है तो आप क्या करोगे, मोर हाइपर कंजुगेशन, मतलब मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया, कार्बोकैटायन से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, उससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक, और वही चीज कार्बोकैटायन के बाद आप फ्री रेडिकल भी यही है, फ्री रेडिकल से जुड़ा हुआ, ठीक है, आपको अल्फा कार्बन, फ्री रेडिकल से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन और उससे जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी स्टेबल विल बी द फ्री रेडिकल। वही चीज आपके एल्कीन में भी हो गया। ठीक है, तो 4 क्वेश्चंस जो है आपके डिस्कस हो चुके हैं। और लास्ट जो है वो आपका क्या है, इनऑर्गेनिक का मैं एक क्वेश्चन पिक कर लेता हूं आपका। और इस क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा आपको रिफर करूंगा कि आप मेरे बीएससी एजी 2018 का मैंने पेपर सॉल्यूशन कराया है। बीएससी एजी 2018 देख लीजिए या बीएससी मैथ 2018 देख लीजिए, जो भी अवेलेबल हो यूट्यूब चैनल पे हमारे, उसमें से आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने इसकी थ्योरी पूरी बताया हुआ है। जो आगे आपका आ रहा है वो आपका एमओटी पर बेस्ड है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब मैंने डिस्कस कर दिया है। वो आप बीएससी एजी 2018 वाले वीडियो में या बीएससी मैथ 2018 केमिस्ट्री का जो सोल्यूशन मैंने कराया है उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, और वो सब वीडियोस भी देखिए, उसमें भी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे। तो पूछता है कि कहता है कि आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करते हुए, एक मिनट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करते हैं आप बताइए ऐसा कौन सा स्पीशीज है जिसमें शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ है। क्या बताना है आपको, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। ठीक है, और कौन कौन सा मॉलिक्यूल दिया है, O2 प्लस, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस। कह रहा है कि आप बताइए शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किसमें होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एमओटी का लेक्चर वहां पर आपको रेफर इसीलिए किया है क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहला चीज है कि इसमें आपको बॉन्ड ऑर्डर पता होगा। देखिए मैं आपको बताता हूं इसको आप करते कैसे हैं।
होता क्या है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। या आप ये कह सकते हो कि आप इस तरह मत लिखो, इस तरह लिखो कि बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। मतलब चारों में जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सेम होता है देन जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो कुल मिला के सारी कहानी जो है वो मेरी बेस्ड होती है बॉन्ड ऑर्डर पे। आपको क्या करना पड़ेगा, सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो दो तरीके से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। मैं दोनों तरीके से यहां पर निकालूंगा। एक होता है जेन्युइन तरीका और दूसरा होता है मेरा ट्रिक। ठीक है, तो जिससे आप कहेंगे उससे मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको पहले जेन्युइन बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा। जेन्युइन के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करना पड़ता है। तो हम लोग वो बना लेते हैं और मैं इसीलिए आपको लेक्चर रेफर कर रहा हूं क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सब मैंने वहां पर बताया हुआ है। उसको बताऊंगा तो लगभग 40-45 मिनट मुझे लग जाएगा और वो यहां पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप प्लीज वहां पर जाकर देख लीजिए। एक ही चीज 3-3 4-4 बार बताना अच्छा नहीं लगता है। तो बीएससी एजी 2018 केमिस्ट्री का सॉल्यूशन, बीएससी मैथ 2018 केमिस्ट्री का सॉल्यूशन पेपर जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप, वीडियो आसानी से मिल जाएगी आपको। ठीक है, होता क्या है, कैसे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या ले लेते हैं, आपका यहां पर क्या है 2s है, यहां पर 2 नहीं, पहले 1s लेते हैं, 1s। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम लोग मिक्स करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अगर आपने दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स किया तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे आप, एक ये और एक ये आपका। ठीक है, आपका क्या होता है, एक की एनर्जी लो होती है, एक की एनर्जी हाई होती है। जो आपकी एनर्जी लो होती है वो होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी हाई होती है उसको हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और 1s की मिक्सिंग करने पर हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दो चीजें होती हैं। सिग्मा बनता है हमेशा कैसे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग या हेड टू हेड मिक्सिंग करने पर, और साइड वाइज अगर आप मिक्सिंग ओवरलैपिंग करते हो तो पाई बॉन्ड बनता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा सिग्मा 1s, यहां क्या हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 1s। ठीक, अब आइए ऊपर आइए, यहां पर 2s से भी आपका सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा और वही सेम कहानी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s हो जाएगा। इंपॉर्टेंट अब आएगा आपका, दैट इज द 2p। 2p में क्या होता है, 3 चीजें होती है, px py pz। आप अगर px की अगर ओवरलैपिंग कराओगे, मिक्सिंग कराओगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, आप साफ दिख रहे हो। लेकिन py या pz अगर कराओगे तो सीधी सी बात है क्या हो रहा है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, 2 लोब्स का इंटरेक्शन होगा तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो py pz मतलब 2 जो होंगे वो पाई बॉन्ड बनाएंगे और एक सिग्मा बनाएगा। तो ये हम ले लेते हैं सिग्मा 2p और बाकी 2 पाई बनाएंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, पाई 2p। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पाई स्टार 2p, ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2p। इस तरीके से आप यहां पे बना सकते हो। इसके बाद हम लोग यहां पर फिलिंग जो है आपकी वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप याद रख लेना, आपको मैं एक बात वहां पर बताया हूं उस लेक्चर में, यहां पर भी बोल दे रहा हूं, यहां पर याद रख, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देंगे, यहां पर अगर आप OF का बना रहे हैं, ठीक है, अगर आप OF का बना रहे हैं तो ये आपने जो बनाया सही बनाया है। लेकिन अगर आप BCN का बनाएंगे, ठीक है, BCN का, ठीक है, बोरान कार्बन नाइट्रोजन का अगर आप मान लीजिए बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका क्या हो जाएगा B2C2N2, इस टाइप का अगर आपको मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको बनाना पड़ रहा है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा ना, कि ये जो सिग्मा 2p है ऊपर हो जाएगा, पाई 2p नीचे हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, sp मिक्सिंग होती है, कॉन्सेप्ट होता है sp मिक्सिंग का, वो यहां पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। sp मिक्सिंग कॉन्सेप्ट होता है जिसमें क्या होता है, सिग्मा 2p और सिग्मा 1s का मिक्सिंग होती है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी ऊपर, इसकी एनर्जी लोअर, लोअर से कोई फर्क नहीं, लेकिन इसके ऊपर जाने से फर्क पड़ जाता है। ठीक है,
तो इसकी एनर्जी जो कि इससे ज्यादा हो जाएगी, तो पाई 2p नीचे और सिग्मा 2p ऊपर कर दीजिएगा, ठीक है। किसके केस में? BCN, क्योंकि यहां पर क्या होता है, sp मिक्सिंग होती है, यहां पर sp मिक्सिंग नहीं हो पाती है और यहां पर sp मिक्सिंग आपकी हो जाती है, ठीक है। छोटी सी बात थी। फिलहाल यहां पर ऑक्सीजन के केस में ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p4, ठीक है, यही होता है ना, मतलब 2 2 4 4 8, ठीक ठीक सही है। तो 1s2 मतलब 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, तो 4 भरना है तो 2 यहां भर दीजिए, 2 यहां भर दीजिए। 2s2 ये भी फिल है पूरी तरीके से, तो 2 2 भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या होता है आपका, 4 इसमें भरे हुए हैं, ठीक है। तो टोटल 8 भरना है मुझे। 8 में कैसे भरेंगे, 2 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 भर दिया मैंने, एक 7 और एक 8 मैंने भर दिया। तो ये क्या हो गया, मैंने O2 का बनाया है, लेकिन O2 का कहा ही नहीं किसी में, आपको जो कहा गया वही बनाइए। सबसे पहला O2 2+, O2 2+ में क्या हो गया, 8 दूनी 16 और 2 कम कर दीजिए, 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन है। 14 इलेक्ट्रॉन मतलब आपको क्या करना, 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, मैंने कम कर दिया, ठीक है। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है जानते हैं, कुछ नहीं होता, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं देख लीजिए, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरे हुए हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले कितने हैं, 2 2 4 एक भी नहीं, 10 माइनस 4 6 बाई 2 3 आ जाएगा, ठीक। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया। चलिए O2+ देख लीजिए। O2+ मतलब क्या हो गया, 16 और 1 कम कर दीजिए, 15, मतलब 16 भरा था, एक और, मतलब ये 14 भरा हुआ, एक 15 मैंने भर दिया, ठीक। तो इस बार कितना हो जाएगा, इस बार आ जाएगा मेरे हिसाब से कि 10, बॉन्डिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा है, एंटी बॉन्डिंग में एक और आ गया 5, तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका, 5 5 बाई 2 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2.5। अब O2- देखिए, O2- क्या हो गया, 16 1 17, 16 O2 और एक निगेटिव 17 मतलब पहले 16 तो भर दीजिए, फिर 17 आ जाएगा इस तरीके से। अब इसमें क्या हो गया आपका, बॉन्डिंग में तो अभी भी 10 ही है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में अब देखिए जोड़ लीजिए, 2 2 4 और 4 3 7, तो 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका, 3 3/2 कितना हो जाएगा, 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया इसमें, 1.5। अब इसमें देखिए O2 2- है, तो 8 दूनी 16 2 18, एक और भर दीजिए इसमें। अब देखिए 18 आपने भरा कि नहीं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, ठीक सही भरा आपने। तो बॉन्डिंग वाले अभी भी नहीं चेंज हो रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में और बढ़ गया इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में अब कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 8 हो गया। तो 10 माइनस 2 कितना होता है, 10 माइनस 8 कितना होता है, 2 2 बाई 2 कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1 आ गया। तो 3 2.5 1.5 1, और मैंने क्या कहा था, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, इसी की बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, ठीक। बताइए कहीं पर भी आपको कुछ भी समझने में कोई दिक्कत है, ये सिंपल से आप डायग्राम बना लोगे। और मैंने कहा ना ये सब मैंने यहां पर भी सब कुछ बता ही दिया बात, लेकिन तब भी आप उस लेक्चर देखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर बता दिया, अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो होता तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। यहीं से हम लोग पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक भी बता देते हैं। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और डायमैग्नेटिक क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है हमारे वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। चलिए ये तो हुआ, मैंने जो भी बताया वो आपको एक तरीका, सही तरीका था, इसी तरीके से हम लोग देखते हैं। आइए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, उस ट्रिक को भी मैंने उस लेक्चर में बताया था, और ट्रिक बहुत आसान होती है, बहुत ही आसान है। फॉर्मूला यही यूज करूंगा, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। लेकिन ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या होती है। ट्रिक में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरीके से ऐसे कर लेते हैं, आप ऐसे लिख लीजिए, ये संख्या आप लिख लीजिए, और यहां पे लिख लीजिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। आपको क्या करना है, जिग जैग मोशन में चलना है,
ठीक है। और क्या करना है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने की कोशिश करनी। जैसे O2 2+ मतलब कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन तक पहुंचिए, कैसे होगा 2 2 4 2 6 2 8 6 14, और एंटी बॉन्डिंग में आप क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए। अब लगा लीजिए हाफ ऑफ 6 2 8 10 10 -4, देख लीजिए बॉन्ड ऑर्डर 3 ही आएगा। एक और देखिए, बस एक ही और, एक और कौन सा देखेंगे, चलिए O2 2- देखिए कितना है 18 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 6 14। अब 14 के बाद कितना बचा 4 18, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 6 10, तो हाफ ऑफ 10 माइनस 2 2 4 4 8। क्या बॉन्ड ऑर्डर एक आया कि नहीं आया? इससे आसान कुछ हो सकता है? एक याद रख लेना आपको 2 2 2 2 6 6, बस ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या करेंगे आप, उस इलेक्ट्रॉन तक पहुंची जितना इलेक्ट्रॉन बोल रहा है। जैसे ये कितना 17 है, तो कैसा हो जाएगा 2 2 2 2 2 2 4 2 6 2 8 6 14 3 17। अब बस कुछ नहीं, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2 कर दीजिए, आ गया आपका। इससे आसान आपको कुछ हो सकता है? और यही लगाइएगा एग्जाम में, और ये आपका 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज तक आसानी से वैलिड होगा, कहीं पर भी गलत नहीं पाया जाएगा, कहीं पर भी नहीं गलत पाया जाएगा, ठीक है। बाकी जेन्युइन तरीका भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने 5 क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आपको सभी चीजें समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको कुछ खराब लगा होगा तब भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, ताकि हम अपने अंदर और भी सुधार कर सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।